जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, कल वाली वीडियो में हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 1 पढ़ा था और आज के इस सेशन में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 2 पढ़ेंगे। कल हमने 10 क्वेश्चन किए थे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल पे विजिट करके इस पार्ट 1 का पूरा वीडियो आप फुल वॉच कर लेना। और आज का हम दूसरा वीडियो लेकर पार्ट 2 आज स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का क्वेश्चन है, ऑल द वर्क हैव बीन कंप्लीटेड बाय द वर्कर्स। तो दोस्तों, यहाँ पे ऑल का कंसेप्ट है। किसी भी अगर सेंटेंस में आपको ऑल दिखे तो ऑल के दो कंसेप्ट होते हैं। पहला, अगर ऑल के बाद काउंटेबल नाउन आए, काउंटेबल नाउन आता है तो उसके बाद हमेशा सिंगुलर नाउन प्रयोग होगा। सिंगुलर नाउन सॉरी दोस्तों, सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। अगर आल के बाद प्लूरल, पी से प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन आता है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। प्लूरल वर्ब। तो दोस्तों, आप इस सेंटेंस में देख सकते हैं, ऑल द वर्क हैव बीन कंप्लीटेड बाय द वर्कर्स। तो ऑल द वर्क दिया है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल द वर्क के बाद दोस्तों, ऑल के बाद यदि अनकाउंटेबल, यहाँ पे काउंटेबल नहीं रहेगा, अनकाउंटेबल। अगर अनकाउंटेबल नाउन आता है तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। अगर आल के बाद प्लूरल, अनकाउंटेबल नहीं बल्कि काउंटेबल नाउन, अगर आल के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब प्रयोग होगा। तो आप देख सकते हैं आपके क्वेश्चन में, ऑल द वर्क हैव बीन कंप्लीटेड बाय द वर्कर्स। आल के बाद आप देख रहे हैं वर्क है जो कि अनकाउंटेबल है। आप वर्क को गिन नहीं सकते। अनकाउंटेबल का मतलब जिसको गिन नहीं सकते, काउंटेबल का मतलब जिसको गिन सकते हैं। तो जाहिर सा बात है कि अगर काउंटेबल होगा तो प्लूरल ऐसे ही होगा। तो यहाँ पे ऑल द वर्क दिया है जो कि अनकाउंटेबल है, तो इसके साथ क्रिया हैव नहीं होगा बल्कि हैज हो जाएगा। तो आपके पार्ट बी में एरर था। हैव होता है प्लूरल वर्ब, इसको हैज कर देंगे। ये रहा आपका आंसर बी। इस तरह से दोस्तों, आज का सेकेंड क्वेश्चन एंड टोटल क्वेश्चन नंबर 12 है। आई एम रिप्लेसिंग माई फर्नीचर एज इट हैव बिकम वेरी ओल्ड। तो दोस्तों, आपके इस किस पार्ट में एरर है आप ये देखेंगे। तो चलिए आइए इसका कंसेप्ट देख लेते हैं। आई एम रिप्लेसिंग माई फर्नीचर एज इट हैव बिकम वेरी ओल्ड। तो दोस्तों, अगर कहीं भी किसी भी सेंटेंस में आपको इट दिखाई दे, यहाँ पे इट का कंसेप्ट है, तो इट दिखाई दे तो आपको ये लर्न कर लेना है और अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है। इट अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, कभी वो प्लूरल वर्ब लेता नहीं है, क्योंकि सिंगुलर नाउन होता है और सिंगुलर वर्ब ही लेता है। तो यहाँ पे हैव नहीं होगा बल्कि यहाँ पे हैज होगा। तो यहाँ पे आपके पार्ट सी में एरर है। यहाँ पे हैव नहीं होगा बल्कि यहाँ पे हो जाएगा हैज। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इट अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। सिंगुलर वर्ब लेता है। इसी तरह से दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 को भी देख लेते हैं। द रिपोर्ट्स ऑफ हिज होम कमिंग वाज ब्रॉट बाई हिज फ्रेंड। दोस्तों, कल भी ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन मैं कराया था कि अगर आपको सेंटेंस में प्रीपोजिशन कहीं भी दिखे, ऑफ है, ऑन है, इन है, ये सब प्रीपोजिशन होते हैं, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा प्रीपोजिशन। तो कल मैंने कॉन्सेप्ट बताया था आपको कि जब भी किसी भी सेंटेंस में आपको प्रीपोजिशन दिखे तो उस प्रीपोजिशन के पहले वाला जो होता है उसी को सब्जेक्ट मानते हैं, और जो प्रीपोजिशन का जो जस्ट बाद में होता है, जैसे हिज होम है, हिज होम कमिंग है, तो हिज को यहाँ पे ऑब्जेक्ट को ही मानेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं मानेंगे। तो आपको पता है कि आप आप जब भी किसी भी सेंटेंस में आप प्रीपोजिशन आ जाए तो उसके जस्ट पहले जो होता है उसी के अनुसार वर्ब भी प्रयोग होगा। तो यहाँ पे द रिपोर्ट्स आप देख रहे हैं, यही सब्जेक्ट का कार्य करेगा। तो यहाँ पे सब रिपोर्ट, द रिपोर्ट्स, ये प्लूरल है तो इसके प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब भी प्रयोग होता है। आप देख रहे हैं वाज जो कि सिंगुलर वर्ब है, तो यहाँ पे वाज नहीं होगा बल्कि यहाँ पे वेयर होगा। तो आपके पार्ट सी में एरर है, यहाँ पे वाज नहीं बल्कि वेयर। आपका आंसर हो जाएगा पार्ट सी। दोस्तों, कल भी मैंने इस टाइप का क्वेश्चन बताया, एक बार फिर बता रहा हूँ कि अगर किसी भी सेंटेंस में अगर आपको
प्रेपोजिशन दिखाई दे तो प्रेपोजिशन से जस्ट पहले का जो पार्ट है उसी को सब्जेक्ट मानते हैं। यहाँ पे हिज होम है, ये ऑब्जेक्ट कार्य करेगा, तो यहाँ पे द रिपोर्ट्स के अनुसार वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ पे द रिपोर्ट जो कि प्लूरल नाउन है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब प्रयोग कर देंगे। वाज है सिंगुलर तो इसका वेयर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, ही डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन ए शिप एंड ए सबमरीन। तो दोस्तों आप ये तो क्वेश्चन एकदम हलवा है, अगर आप समझ सकते हैं तो देखिए यहाँ पे ही दिया है, आपको तो इतना तो पता होगा कि ही सिंगुलर है, ही सिंगुलर नाउन है और ये सिंगुलर पर्सन भी है। तो आपको पता है तो ही के साथ कभी भी अगर ही सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब भी प्रयोग होगा। तो डोंट आपको दिख रहा है ये प्लूरल वर्ब है, डोंट दिख रहा है ना दोस्तों, ये प्लूरल वर्ब है, तो इसके साथ डू नॉट नहीं होगा बल्कि ही के साथ डज नॉट होगा। तो यहाँ पे आपके पार्ट ए में एरर है, यहाँ पे डू नॉट नहीं होगा, यहाँ पे डू नॉट नहीं होगा, डू नॉट नहीं होगा बल्कि डज नॉट होगा। आपका आंसर हो जाएगा डज नॉट। सॉरी दोस्तों, डज नॉट नहीं बल्कि पार्ट ए आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों आज का 15 क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसके किस पार्ट में एरर है या फिर एरर नहीं है। तो आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, आइदर द मैनेजर आर हिज असिस्टेंट्स ऑलवेज ट्राइज टू मिसगाइड द पब्लिक रिगार्डिंग द वैकेंसी इन द फैक्ट्री। तो दोस्तों यहाँ पे आइदर आर और नाइदर नार का कंसेप्ट है। तो आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, आप अपने नोटबुक में उसे नोट डाउन जरूर करना दोस्तों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, पुटअप होंगे। आप जो जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, हाल ही में कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम रनिंग में है, उसमें यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएंगे। तो आपको मैं तो यही कहूँगा दोस्तों कि आप जो भी कंसेप्ट बताया जा रहा है अपने नोटबुक में नोट डाउन जरूर करना। तो यहाँ पे आइदर आर और नाइदर नार का कंसेप्ट है। जब किसी भी सेंटेंस में आपको आइदर आर दिखे, आइदर आर नाइदर नार, दोस्तों कभी भी आपको सेंटेंस में आइदर आर दिखे नाइदर नार दिखे, पहला मैं तो इसका मतलब बता देता हूँ। आइदर आर का मतलब होता है दो में से एक, दो में से एक। नाइदर नार का मतलब होता है दो में से एक भी नहीं, दो में से एक भी नहीं, यानी कि कुछ भी नहीं, एक भी नहीं। तो दोस्तों अगर किसी भी सेंटेंस में अगर आपको आइदर आर और नाइदर नार से दो सब्जेक्ट जुड़े हों तो वहाँ पे वर्ब नियरेस्ट वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही उपयोग में आता है। तो यहाँ पे आइदर द मैनेजर आर हिज असिस्टेंट, तो आप ऑलवेज ट्राइज टू मिसगाइड द पब्लिक रिगार्डिंग द वैकेंसी इन द फैक्ट्री। तो आपको वर्ब दिख रहा होगा दोस्तों ट्राइज, ट्राइज आपको वर्ब दिख रहा है। और आप देखेंगे कि ट्राइज से जस्ट पहले यानी ट्राइज के पास ही जो सब्जेक्ट है उसी के अनुसार आपको वर्ब यूज करना है। तो आप देख रहे होंगे आइदर द मैनेजर आर हिज असिस्टेंट, तो आप हिज असिस्टेंट आपको दिख रहा होगा। तो हिज असिस्टेंट क्या है दोस्तों, प्लूरल नाउन है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब भी प्रयोग होगा। तो ऑलवेज ट्राइज दिया है जो कि सिंगुलर वर्ब है, तो इसको प्लूरल बना देंगे दोस्तों। तो ट्राइज दिया है, ट्राइज का प्लूरल वर्ब हो जाएगा ट्राई। आपके बी पार्ट में एरर है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका आंसर बी। ट्राइज नहीं होगा बल्कि ट्राई, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके साथ वर्ब भी प्लूरल यूज करेंगे। आपका आंसर हो जाएगा पार्ट बी। इसी तरह से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ़ महात्मा गांधी वाज एलाइव ही वुड स्टार्ट वीपिंग टू सी द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ इंडिया। दोस्तों आपको तो पता होगा इफ़ कंडीशनल सेंटेंस कंडीशनल होता है दोस्तों, इसमें अनरियल के साथ कभी भी आप कल्पना ही कर सकते हैं, वो असल में रियल नहीं हो सकता। आप कल्पना कर सकते हैं लेकिन रियल नहीं हो सकता। अनरियल की कंडीशन में कभी भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। तो इफ़ महात्मा गांधी वाज एलाइव, यदि महात्मा गांधी जीवित होते, तो दोस्तों आप तो कल्पना ही कर सकते हैं कि महात्मा गांधी जीवित होंगे। महात्मा गांधी तो जीवित हो नहीं सकते। ही वुड स्टार्ट वीपिंग टू सी द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ इंडिया, यदि महात्मा गांधी जीवित होते तो इस समय भारत के फिलहाल के दशा को देखकर रोना रो देते। तो दोस्तों इफ़ यहाँ पे कंडीशनल है, तो महात्मा गांधी वाज एलाइव ही वुड स्टार्ट वीपिंग टू सी द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ इंडिया।
अनरियल के केस में अनरियल के केस में वेयर का प्रयोग होता है। वेयर का प्रयोग होता है। जो भी दोस्तों मैं नोटबुक पे लिख रहा हूँ आप अपने नोटबुक में नोट डाउन जरूर करना। होता है तो अनरियल के केस में दोस्तों कल्पना ही कर सकते हैं, रियल में होगा नहीं। महात्मा गांधी वाज एलाइव। महात्मा गांधी, यदि महात्मा गांधी जीवित होते, जीवित तो होंगे नहीं, तो यहाँ पे आपका वाज नहीं होगा बल्कि वेयर होगा। तो आपके पार्ट बी में एरर है, यहाँ पे वाज नहीं बल्कि हो जाएगा वेयर। तो आपका आंसर हो जाएगा पार्ट बी। इसी तरह से दोस्तों 70 नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो 70 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, मेनी ऑफ स्टूडेंट आर फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। दोस्तों यहाँ पे मेनी का कॉन्सेप्ट है, तो इस कॉन्सेप्ट को भी देख लेते हैं। अगर कहीं भी दोस्तों आपको मेनी दिख जाए, किसी भी सेंटेंस में मेनी दिख जाए दोस्तों, मेनी के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। मेनी के बाद प्लूरल नाउन आता है। मेनी के बाद कभी भी प्लूरल नाउन आता है और इसके साथ वर्ब भी प्लूरल होती है। इसके साथ वर्ब भी प्लूरल होता है। और मच दोस्त, मेनी के साथ मच का भी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ दोस्तों। मच जो कि अनकाउंटेबल है, मच अनकाउंटेबल है, इसके साथ अनकाउंटेबल, मच अनकाउंटेबल है और इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर होता है। सिंगुलर वर्ब यूज होता है। मच के साथ कभी भी सिंगुलर वर्ब यूज होता है। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन में, मेनी ऑफ स्टूडेंट आर फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो मेनी दिख रहा है दोस्तों, मेनी का अर्थ होता है बहुत। तो यहाँ पे आपको साफ पता है, जाहिर सा बात है कि मेनी का हमारा अर्थ है बहुत। ये जो है प्लूरल दिख रहा है आपको, तो प्लूरल के साथ कभी प्लूरल वर्ब भी प्रयोग होगा। तो मेनी के साथ आर दिख रहा है, ये तो सही है। पार्ट बी में एरर नहीं है, बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इटसेल्फ, तो एरर है नहीं। तो आपको देखना होगा, अभी कॉन्सेप्ट बताया था दोस्तों, मेनी के बाद प्लूरल नाउन आता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे मेनी ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट जो कि है सिंगुलर नाउन है। तो मेनी का भी कॉन्सेप्ट बताया ना, मेनी के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट नहीं होगा बल्कि यहाँ पे स्टूडेंट्स हो जाएगा। तो आपके पार्ट ए में एरर है, स्टूडेंट नहीं होगा, हो जाएगा स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, मेनी के बाद कभी भी प्लूरल नाउन आता है और उसके साथ प्लूरल वर्ब भी प्रयोग होता है। तो प्लूरल वर्ब आपको दिख ही रहा होगा। तो इस पार्ट में तो एरर है नहीं, तो आपको इधर ही देखना पड़ेगा। मेनी ऑफ स्टूडेंट नहीं होगा बल्कि मेनी ऑफ स्टूडेंट्स। आपका आंसर हो जाएगा पार्ट ए, क्योंकि प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब भी प्रयोग होता है और मेनी के बाद जस्ट बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे सिंगुलर नाउन था, उसको प्लूरल बना देंगे, यहाँ पे एस हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 भी देख लेते हैं। तो आपका सामने है क्वेश्चन नंबर 18, रितु एज वेल एज सम ऑफ हर फ्रेंड्स हैव फॉलन इन लव विथ सोनू हु इज़ द एल्डेस्ट सन ऑफ एन एस डी ओ। यहाँ पे एस डी ओ कोई पद है दोस्तों, इसलिए ये कैपिटल में है। तो दोस्तों यहाँ पे एज वेल एज का कंसेप्ट है। अगर किसी भी सेंटेंस में आपको एज वेल एज विथ, along with, together with किसी भी सेंटेंस में दोस्तों अगर आपको दो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वन, यहाँ पे सब्जेक्ट टू, किसी भी सेंटेंस में दोस्तों अगर सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट वन और दो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू एज वेल एज या विथ या एलॉन्ग विथ या टुगेदर विथ से जुड़े होंगे, तो वहाँ पे वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होता है। तो यहाँ पे देख लेंगे दोस्तों, रितु एज वेल एज सम ऑफ हर फ्रेंड्स हैव फॉलन इन लव विथ सोनू हु इज़ द एल्डेस्ट सन ऑफ एन एस डी ओ। तो यहाँ पे देख लेंगे दोस्तों, रितु है एज वेल एज सम ऑफ हर। तो यहाँ पे रितु एक सब्जेक्ट हो गया दोस्तों, एज वेल एज हो गया और यहाँ पे सम ऑफ हर दो सब्जेक्ट मिल गया आपको। यहाँ पे सब्जेक्ट वन, यहाँ पे सब्जेक्ट वन हो गया, ये सब्जेक्ट दो हो गया। अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया कि दो सब्जेक्ट यदि एज वेल एज विथ एलॉन्ग विथ टुगेदर विथ से जुड़े होंगे तो वहाँ पे वर्ब फर्स्ट के अनुसार, सब्जेक्ट फर्स्ट के अनुसार प्रयोग होगा। तो यहाँ पे ऋतु आपको सिंगुलर सब्जेक्ट दिख रहा है, तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हैव, जो कि प्लूरल वर्ब है। तो यहाँ पे हैव नहीं होगा बल्कि यहाँ पे हैव नहीं होगा। आपके पार्ट सी में एरर है,
यहाँ पे हैव नहीं होगा बल्कि होगा हैज़, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी सिंगुलर प्रयोग होगा। आप ये नोट डाउन कर लेना दोस्तों कॉन्सेप्ट, एज वेल एज, विथ, एलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ। कभी भी आपको सेंटेंस में मिले तो आपको फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब को यूज करना है। तो यहाँ पे रितु सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा। तो यह हैव या प्लूरल, तो यहाँ पे हैव नहीं होगा बल्कि हैज हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा पार्ट सी में एरर था। इसी तरह से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 भी देख लेते हैं। इट इज़ ट्रू दैट द पुअर इज़ अनेबल टू गेट नॉरिशिंग फूड इवन टूडे। दोस्तों यहाँ पे इट का कॉन्सेप्ट तो पहले वाले क्वेश्चन जस्ट इससे 2 3 4 क्वेश्चन पहले आया था, उसको बता दिया था कि इट कभी भी वो सिंगुलर होता है, अपने साथ सिंगुलर वर्ब भी लेता है। तो इट इज़ ट्रू, यह सत्य है, आपको तो दिख रहा होगा। तो पार्ट ए में तो कोई एरर है नहीं। दैट द पुअर इज़ अनेबल टू गेट नॉरिशिंग फूड इवन टूडे। दोस्तों यहाँ पे इस पार्ट में एरर है, इसका कॉन्सेप्ट आप सुन लीजिए। अगर यहाँ पे द पुअर दिया है तो ये एक गरीब की नहीं बल्कि गरीब समाज की बात कर रहा है, तो ये प्लूरल हो जाएगा, तो इसके साथ वर्ब भी प्लूरल होगा। तो यहाँ पे इज नहीं होगा बल्कि यहाँ पे आर होगा। तो आपके पार्ट बी में एरर है। दोस्तों अगर यहीं पे दिया होता द पुअर द पुअर दिया, या ये एक नहीं है दोस्तों, ये बहुत से पुअर मतलब बहुत से गरीब लोगों की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लूरल। अगर केवल पुअर दिया होता, केवल एक गरीब की बात करता, तो यहाँ पे लगता सिंगुलर। तो आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा द पुअर, ये पूरे गरीब समाज की बात कर रहा है, तो यहाँ पे द पुअर है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ वर्ब भी प्लूरल होगा। तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब प्रयोग होगा, इज नहीं होगा बल्कि यहाँ पे हो जाएगा आर। अगर जैसे ही दोस्तों ये है अमेरिकन, अमेरिकन है दोस्तों ना, ये केवल अमेरिका के लोगों की बात कर रहा है, अमेरिका का बात कर रहा है। यहाँ पे हो जाएगा द अमेरिकन। तो यहाँ पे ये अमेरिकन समाज की बात कर रहा है, तो अमेरिकन केवल ये है तो ये सिंगुलर है, सिंगुलर। और द अमेरिकन है तो पूरे अमेरिका के समाज की बात कर रहा है, अमेरिका के देश की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लूरल। तो आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा द पुअर दिया है जो कि पूरे गरीब समाज की बात कर रहा है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब नहीं बल्कि प्लूरल वर्ब होगा। तो यहाँ पे इसके अनुसार द पुअर के अनुसार इज नहीं होगा बल्कि आर हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा पार्ट बी। आई होप कि दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है दोस्तों तो अपने नोटबुक में नोट डाउन जरूर करना। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 भी देख लेते हैं। द नंबर ऑफ गुड राइटर्स आर एन डिक्लीन। दोस्तों अगर किसी भी सेंटेंस में आपको द नंबर, यहाँ पे द नंबर का कॉन्सेप्ट है, किसी भी सेंटेंस में आपको द नंबर एंड ए नंबर, किसी भी सेंटेंस में आपको ये अगर दो चीज़ देखे, ए नंबर और इनके बाद आप दिखे, और यहाँ इसके बाद आप प्रेपोजिशन का प्रयोग हो, तो इन दोनों के साथ प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। दोनों के साथ प्लूरल नाउन उपयोग होता है, लेकिन इसके साथ वर्ब सिंगुलर होता है। द नंबर के साथ वर्ब सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब होता है, और ए नंबर के साथ प्लूरल वर्ब होता है, पी एन का मतलब है प्लूरल वर्ब, भी प्लूरल वर्ब प्रयोग होगा। तो आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा द नंबर ऑफ गुड राइटर्स आर एन डिक्लीन। तो यहाँ पे द नंबर ऑफ दिया है, तो दोस्तों द नंबर दिया है तो इसके साथ इसके बाद जस्ट बाद प्लूरल नाउन उपयोग होगा। तो आपको दिख रहा होगा राइटर, जो कि प्लूरल है ना, अगर यहाँ पे राइटर रहता तो आपके पार्ट बी में एरर हो जाता, बल्कि नहीं, यहाँ पे द नंबर ऑफ, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको पता है कि द नंबर के बाद अगर द नंबर के बाद प्लूरल नाउन ही आएगा, तो द नंबर ऑफ गुड राइटर्स, यहाँ पे राइटर्स प्लूरल है, लेकिन इसके आगे का कॉन्सेप्ट है द नंबर ऑफ, उसके साथ सिंगुलर वर्ब प्रयोग होगा और ए नंबर रहेगा, और उसके बाद आप का प्रयोग हो। नाउन तो दोनों के साथ प्लूरल ही प्रयोग होगा, लेकिन वर्ब का फर्क है। द नंबर रहे तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, ए नंबर आप है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। तो द नंबर दिया है तो यहाँ पे वर्ब प्लूरल है तो सही है। आपका इस पार्ट में एरर है, यहाँ पे आर नहीं होगा बल्कि इज होगा। यहाँ पे आपके पार्ट सी में एरर है। आप देख सकते हैं द नंबर दिया है, द नंबर आप, इसके साथ वर्ब भी प्लूरल, इसके साथ वर्ब सिंगुलर यूज होगा, तो यहाँ पे आर नहीं रहेगा बल्कि इज रहेगा। आपका आंसर हो जाएगा पार्ट सी। इसी तरह से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 भी देख लेते हैं। वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड इज बोथ ए नोवेलिस्ट एंड ए पोएट ऑफ रिप्यूट। दोस्तों यहाँ पे वन ऑफ का कॉन्सेप्ट है,
किसी भी सेंटेंस में यदि आपको वन ऑफ दिखे, वन ऑफ, तो वन ऑफ के साथ किसी भी सेंटेंस में दोस्तों अगर आपको वन ऑफ दिखता है तो उसके साथ हम उसके बाद जस्ट बाद प्लूरल नाउन आता है, उसके बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है, लेकिन उसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। यहाँ पे वर्ब सिंगुलर ही होगा। जब भी किसी भी सेंटेंस में आपको वन ऑफ दिखता है दोस्तों, तो उसके साथ उसके तुरंत बाद नाउन प्लूरल होगा, लेकिन उसके साथ वर्ब सिंगुलर होगा। ये आप कॉन्सेप्ट नोट डाउन जरूर कर लेना अपनी नोटबुक में। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड इज बोथ ए नोवेलिस्ट एंड ए पोएट ऑफ रिप्यूट। वन ऑफ आपको दिख रहा है, तो वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्रेंड, फ्रेंड फ्रेंड है, यहाँ पे देख रहे हैं, तो फ्रेंड जो कि है ये सिंगुलर नाउन है, और उसके साथ वर्ब सिंगुलर होगा, तो इज यहाँ पे तो सही है। इज वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होगा लेकिन वर्ब सिंगुलर होगा, तो सिंगुलर वर्ब है तो इज ये तो सही है, लेकिन वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा। फ्रेंड्स दोस्तों सिंगुलर नाउन है, तो इसको प्लूरल बना देंगे, तो यहाँ पे फ्रेंड नहीं होगा बल्कि फ्रेंड्स होगा। आपके पार्ट ए में एरर है। इसी तरह से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 भी देख लेते हैं। मैनी पीपल डाइड फ्रॉम स्वाइन फ्लू लास्ट ईयर। बहुत से लोग स्वाइन फ्लू के द्वारा पिछले साल मारे गए। दोस्तों यहाँ पे मैनी पीपल डाइड फ्रॉम स्वाइन फ्लू लास्ट ईयर। दोस्तों ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट है मरने का। इस आपके पार्ट बी में एरर है, इसका कॉन्सेप्ट अभी बता दे रहा हूँ। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति मरता तो है, मरने के लिए अलग अलग, जैसे कोई बीमारी से मरता है, कोई किसी युद्ध से लड़ते समय मर जाता है, कोई अपने आप ही मर जाता है, सुसाइड कर लेता है। तो दोस्तों मरने का 4 फॉर्म है जिसके साथ अलग अलग प्रेपोजिशन लगते हैं। तो यहाँ पे मरने का हो गया डाइड। अगर बीमारी से मरता है, अगर कोई व्यक्ति बीमारी से मरता है तो वहाँ पे आप लगता है, आप कॉलरा हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति भूखमरी से मरता है, भूखमरी, तो वहाँ पे फ्राम हो जाएगा। कोई बीमारी, कोई अगर व्यक्ति एक्सीडेंट या वार में मर जाता है तो इन हो जाएगा, इन हो जाएगा। किससे मरेगा व्यक्ति? एक्सीडेंट या वार में, एक्सीडेंट या वार, किसी युद्ध या एक्सीडेंट दुर्घटना में मर जाता है तो उसके लिए इन होगा। अगर कोई व्यक्ति सुसाइड कर लेता है, अपने आप आत्महत्या कर लेता है, तो उसके लिए पार होगा, पार प्रपोजिशन का प्रयोग होगा। यदि कोई व्यक्ति सुसाइड कर लेता है तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा दोस्तों, मेनी पीपल डाइड फ्रॉम स्वाइन फ्लू लास्ट ईयर। बहुत से लोग पिछले साल स्वाइन फ्लू के द्वारा मारे गए। तो यहाँ आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा स्वाइन फ्लू, जो कि एक बीमारी का नाम है दोस्तों। तो यहाँ पे मेनी पीपल डाइड फ्रॉम नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे बीमारी से मर रहा है, तो यहाँ पे डाइड फ्रॉम नहीं होगा बल्कि डाइड ऑफ होगा। तो यहाँ पे फ्रॉम नहीं होगा, ऑफ होगा। तो आपके पार्ट बी में एरर है, ये फ्रॉम नहीं होगा, ऑफ होगा। अगर यही व्यक्ति भूखमरी से मरता, जिसे खाने के बिना मर जाता, तो उसके लिए फ्रॉम लगता। अगर यही व्यक्ति जैसे एक्सीडेंट में मर जाता तो उसके लिए इन लगता। अगर खुद मर जाता है, सुसाइड कर लेता है, फांसी लगा लेता है, कुछ भी कर लेता है, तो उसके लिए फार प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। तो इसके साथ फिक्स होता है, मेनी पीपल डाइड फ्रॉम नहीं होगा, स्वाइन फ्लू बीमारी से मर रहा है तो बीमारी के लिए आप, आपका आंसर हो जाएगा आप। पार्ट बी में एरर था। इसी तरह से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 भी देख लेते हैं। आई हैव सम बुक्स विच इज यूजफुल फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। मेरे पास कुछ पुस्तक हैं जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए उपयोगी है, परीक्षा के लिए उपयोगी है। तो दोस्तों इस देख लेते हैं इस क्वेश्चन में कि किस पार्ट में एरर है। दोस्तों अगर किसी भी सेंटेंस में अगर आपको रिलेटिव प्रोनाउन, जैसे यहाँ पे विच है, ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है। विच हुआ, विच, दैट, हु, होम, ये चारों क्या होते हैं दोस्तों? ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है। तो अगर किसी भी सेंटेंस में आपको रिलेटिव प्रोनाउन दिखता है तो वहाँ उसके बाद वर्ब दिया होता है, तो वहाँ पे वर्ब विच के अनुसार, ये रिलेटिव प्रोनाउन के अनुसार नहीं होता है, बल्कि वर्ब का प्रयोग, जैसे यहाँ पे कोई भी नाउन या प्रोनाउन है, नाउन या प्रोनाउन है, उसके बाद कुछ, और उसके बाद आपको रिलेटिव प्रोनाउन देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए वर्ब है, कोई भी वर्ब है, तो यहाँ पे वर्ब का प्रयोग विच के अनुसार नहीं, जैसे यहाँ पे दैट रहता। अगर यहाँ पे पुस्तक की बात कर, निर्जीव वस्तु की बात कर रही है, तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन विच का प्रयोग है। जैसे किसी पर्सन के बारे में बात होता है तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हु का प्रयोग होता।
दैट का भी प्रयोग होता है, निर्जीव के लिए दैट का प्रयोग होता है। तो आप देख रहे होंगे आई हैव सम बुक्स विच इज यूजफुल फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम। यहाँ पे बुक क्या है दोस्तों, निर्जीव है, तो इसके लिए विच का प्रयोग हुआ है, विच रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हुआ है। तो यहाँ पे जो वर्ब दिया है हमको ना, यहाँ पे विच के अनुसार नहीं बल्कि यहाँ पे नाउन, किसी भी जो शुरू में दिया है नाउन या प्रोनाउन, उसके अनुसार वर्ब कभी भी चेंज होता है। तो आप देख रहे होंगे इसके अनुसार यहाँ पे आप ये कॉन्सेप्ट अपने नोटबुक में नोट डाउन जरूर कर लेना। आई हैव सम बुक्स विच इज, यहाँ पे विच के अनुसार वर्ब का प्रयोग नहीं होगा बल्कि कि जो शुरू में दिया है नाउन या प्रोनाउन, विच तो बस ये रिलेटिव रिलेट कर रहा है। आई है जो उस पुस्तक है जो पढ़ने के लिए एग्जाम में उपयोगी है, ये विच क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, बस इसको रिलेट कर रहा है। तो इसके अनुसार वर्ब का प्रयोग नहीं होगा बल्कि आई हैव सम बुक्स, शुरू में जो नाउन या प्रोनाउन है उसके साथ वर्ब का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे आई आपको दिख रहा है जो कि प्लूरल है, प्लूरल नाउन है, तो इसके साथ वर्ब भी प्लूरल यूज होगा। तो आई हैव सम बुक्स विच इज, यहाँ पे इज नहीं होगा बस दोस्तों बल्कि यहाँ पे आर होगा। तो आपके पार्ट बी में एरर है, यहाँ पे इज नहीं होगा बल्कि आर हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 भी देख लेते हैं। माई फ्रेंड फिलासफर एंड गाइड हैव कम। दोस्तों किसी भी सेंटेंस में एक या एक से ज़्यादा नाउन एंड से जुड़े हों और उनके एक ही माना जाता हो तो उनके साथ वर्ब सिंगुलर प्रयोग होता है। लेकिन अगर उनसे पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग हो जाता है तो उनको अलग अलग मानते हैं, जिसके लिए हमको प्लूरल वर्ब लगाना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है माई फ्रेंड फिलासफर, जो मेरा फ्रेंड है ना, फिलासफर भी वही है, फिलासफर और फ्रेंड मिलकर अलग अलग नहीं हुए। तो ये दोनों फ्रेंड, माई फ्रेंड फिलासफर, जो मेरा दोस्त है फिलासफर भी वही है, फिलासफर एंड गाइड हैव कम। तो दोस्तों अभी कॉन्सेप्ट आपको बताया, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। अगर किसी भी सेंटेंस में एक या एक से ज़्यादा नाउन आते हैं और उन दोनों को एक ही माना जाता हो तो उनके साथ वर्ब सिंगुलर प्रयोग होता है। अगर दोनों से पहले, जैसे यहाँ पे माई फ्रेंड है, यहाँ पे फिलासफर, द फिलासफर या ए फिलासफर, किसी आर्टिकल का प्रयोग हो जाता तो इन दोनों को अलग अलग मानते, जिसके लिए कि हमको प्लूरल वर्ब लगाना पड़ता। तो माई फ्रेंड फिलासफर, फ्रेंड भी वही है, फिलासफर भी वही है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे हैव नहीं होगा बल्कि यहाँ पे हैज़ हो जाएगा। हैव प्लूरल वर्ब है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे हैज़। तो आपके पार्ट सी में एरर है, आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 25 है, क्वेश्चन नंबर 25, एवरी बॉय एंड ईच गर्ल ऑफ द क्लास हैव डिसाइडेड टू गो फॉर ए पिकनिक। दोस्तों यहाँ पे एवरी और ईच का कॉन्सेप्ट है, तो आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, अपने नोटबुक में नोट कर डाउन कर लेना। यहाँ पे अगर किसी भी सेंटेंस में अगर आपको ईच या एवरी देखने को मिल जाता है, ईच या एवरी देखने को मिल जाता है, अगर ईच के बाद प्रेपोजिशन आप का प्रयोग होता है तो इसके साथ नाउन प्लूरल होता है, इसके साथ प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। अगर ईच के बाद प्रेपोजिशन आप देखने को मिलता है तो इसके साथ नाउन प्लूरल प्रयोग होता है, और इसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर ही प्रयोग होगा, वर्ब हमेशा सिंगुलर सिंगुलर प्रयोग होगा। अगर दोस्तों एवरी के बाद दोस्तों आप आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। अगर इसके बाद आप का प्रयोग होता है तो उसके जस्ट बाद नाउन होगा, वो प्लूरल नाउन होगा, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर प्रयोग होगा। अगर एवरी के बाद आप तो आएगा नहीं, एवरी के बाद आप नहीं आएगा, उसके बाद एवरी के साथ वर्ब जो प्रयोग होता है वो सिंगुलर प्रयोग होता है, सिंगुलर प्रयोग होगा, सिंगुलर वर्ब। अगर दोस्तों एवरी एंड ईच एंड से भी जुड़े हों तो उनको सिंगुलर ही माना जाता है और उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर प्रयोग किया जाता है। तो आपको देखने को क्वेश्चन में देख लीजिए, एवरी बॉय एंड ईच गर्ल ऑफ द क्लास हैव डिसाइडेड टू गो फॉर ए पिकनिक। एवरी बॉय एंड ईच गर्ल, अगर एवरी और ईच एंड से भी जुड़े हों तो उनको सिंगुलर ही माना जाता है, उनके साथ वर्ब भी सिंगुलर प्रयोग होता है। तो एवरी बॉय एंड ईच गर्ल एंड से जुड़े हैं, एवरी और ईच एंड से जुड़े हैं तो इनके साथ वर्ब भी एंड से जुड़े हैं तो इनको सिंगुलर माना जाएगा और इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर प्रयोग होगा। तो यहाँ पे हैव नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा हैज़। आपके पार्ट बी में एरर है, यहाँ पे हैज़ नहीं होगा बल्कि हो जाएगा यहाँ पे हैज़। इसी तरह से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 भी देख लेते हैं। ही इज वन ऑफ द रिलीजियस रिफॉर्मर्स हु हैज स्पोकन आउट स्ट्रांगली अगेंस्ट कास्टिज्म। दोस्तों यहाँ पे
आपको एक दिख रहा होगा वो रिलेटिव प्रोनाउन, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है हु, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हु है। अगर दोस्तों किसी भी सेंटेंस में, यदि किसी भी सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन आता है तो उसके बाद वर्ब अपने जस्ट हु से जस्ट रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। तो यहाँ पे ही इज़ वन ऑफ द रिलीजियस रिफॉर्मर्स हु हैज़ स्पोकन आउट स्ट्रांगली अगेंस्ट कास्टिज्म। तो हु देख रहे हैं दोस्तों, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट कौन सा सब्जेक्ट वो देखेंगे। तो यहाँ पे हु से जस्ट पहले है रिफॉर्मर, ये आपको दिख रहा होगा जैसे कि प्लूरल है दोस्तों, तो प्लूरल के साथ वर्ब भी प्लूरल प्रयोग हुआ। तो यहाँ पे हैज़ नहीं होगा बल्कि यहाँ पे हो जाएगा है। यहाँ पे हैज़ नहीं होगा, यहाँ पे हैव हो जाएगा। आपके पार्ट सी में एरर है। एक बार फिर से कॉन्सेप्ट को सुन लीजिए दोस्तों। किसी भी सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन देखने को मिलता है तो उसमें वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। तो यहाँ पे ही के अनुसार नहीं लगेगा, यहाँ पे वर्ब ही के अनुसार नहीं लगेगा बल्कि रिफॉर्मर्स के अनुसार लगेगा। तो रिफॉर्मर्स अगर यहाँ पे सिंगुलर रहता तो हैज़ ही रहता, लेकिन यहाँ पे रिफॉर्मर्स क्या है, प्लूरल नाउन है। तो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी प्लूरल लगेगा। तो यहाँ पे हैव नहीं, हैज़ नहीं होगा बल्कि यहाँ पे हो जाएगा हैव। आपका आंसर हो जाएगा पार्ट सी। पार्ट सी में एरर था, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन नंबर भी देख लेते हैं। ईच ऑफ द स्टूडेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग हिज आर हर वर्ड इन द लाइब्रेरी। दोस्तों ये फिर रिपीट हो गया ईच, पहले भी आपको ईच और एवरी का कॉन्सेप्ट बताया था, एक बार फिर बता दे रहा हूँ। अगर किसी भी सेंटेंस में अगर आपको ईच देखने को मिलता है, किसी भी सेंटेंस में ईच देखने को मिलता है, ईच के बाद, ईच के जस्ट बाद प्रेपोजिशन आपका प्रयोग होता है, तो इसके साथ नाउन प्लूरल प्रयोग होता है, प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। और इसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज होगा। वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। तो आप सेंटेंस को एक बार फिर पढ़ लीजिए दोस्तों। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग हिज आर हर वर्ड इन द लाइब्रेरी। ईच के बाद ऑफ आया है, तो ईच ऑफ का कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, अपने नोटबुक में इसको नोट डाउन जरूर करना। ईच ऑफ के बाद नाउन प्लूरल रहता है, तो देख लेंगे दोस्तों ईच ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ पे सिंगुलर नाउन आया दोस्तों, और इसके साथ वर्ब क्या होता है, सिंगुलर। तो यहाँ पे इज है तो ये तो सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पे तो गलत है ही नहीं है, तो सही है। तो आपको ईच ऑफ द स्टूडेंट नहीं होगा बल्कि यहाँ पे स्टूडेंट्स होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट देख लीजिए। अगर ईच के बाद प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग होता है तो उसके साथ नाउन प्लूरल प्रयोग होता है, उसके जस्ट बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे स्टूडेंट, ये सिंगुलर नाउन है, तो इसको प्लूरल बना देंगे, तो आपका पार्ट बी में एरर है। यहाँ पे स्टूडेंट नहीं होगा बल्कि यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट्स। इज तो यहाँ पे सही है, तो इसलिए दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा पार्ट बी। पार्ट बी आंसर हो जाएगा। आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 28 भी देख लेते हैं। नाइदर राम नार श्याम आर गोइंग। दोस्तों जस्ट पहले कुछ क्वेश्चन आया था, उसमें नाइदर नार और आइदर का कॉन्सेप्ट बताया था, फिर एक बार रिपीटेड हो गया। फिर एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए दोस्तों। नाइदर राम नार श्याम आर गोइंग। आइदर आर का मतलब होता है दो में से एक, और नाइदर नार का मतलब होता है दो में से एक भी नहीं। तो नाइदर राम नार श्याम, न तो राम और न तो श्याम गए, आर गोइंग। ना तो राम जा रहा है ना तो श्याम जा रहा है, मतलब दोनों में से कोई भी जा नहीं रहा है। तो यहाँ पे नाइदर नार और आइदर आर किसी भी सेंटेंस में देखने को मिलता है तो वहाँ पे वर्ब अपने जस्ट पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं सब्जेक्ट क्या है, नाइदर राम नार श्याम। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन आर है, वो वर्ब क्या है, आर। तो आर के जस्ट पहले देखेंगे सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर प्रयोग कर देंगे, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ वर्ब भी प्लूरल लगा देंगे। तो प्लूरल वर्ब के तुरंत जस्ट पहले देखेंगे कौन सा सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे है श्याम जो कि सिंगुलर है, तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे इज नहीं होगा बल्कि यहाँ आर नहीं होगा बल्कि यहाँ पे हो जाएगा इज। आपके पार्ट सी में एरर था, आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 29 भी देख लेते हैं। द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द कॉलेज आर इंक्रीजिंग डे बाई डे। लड़कियों की संख्या कॉलेजों में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इंक्रीजिंग का मतलब होता है बढ़ते जाना, इसका अपोजिट होता है डिक्रीज। डिक्रीज यानी कि घटना।
घटना, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना। तो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में द नंबर आया है, द नंबर और ए नंबर का कॉन्सेप्ट आपको बताया था, एक बार फिर आ गया, क्वेश्चन रिपीट हो गया तो फिर बता दे रहा हूँ दोस्तों। अगर किसी भी सेंटेंस में अगर आपको द नंबर आप एंड ए नंबर आप देखने को मिलता है, तो द नंबर के बाद अगर द नंबर होता है और उसके बाद जस्ट प्रीपोजिशन आता है तो उसके उसके साथ प्लूरल वर्ब, और ए नंबर आता है उसके साथ प्रीपोजिशन आता है तो उसके साथ भी प्लूरल वर्ब, यानी कि द नंबर ऑफ एंड ए नंबर ऑफ दोनों के साथ वर्ब प्लूरल प्रयोग होता है, लेकिन उनके साथ वर्ब वर्ब नाउन सिंगुलर नहीं बल्कि प्लूरल प्रयोग होता है। द नंबर ऑफ आ जाए या ए नंबर ऑफ आ जाए तो उसके साथ हमेशा नाउन, सॉरी दोस्तों वर्ब नहीं, नाउन प्लूरल प्रयोग होगा, लेकिन वर्ब उनके लिए हमेशा सिंगुलर प्रयोग होता है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल गया होगा द नंबर ऑफ, उसका कॉन्सेप्ट बताया था कि द नंबर ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल वर्ब का प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे गर्ल्स आपको दिख रहा है जो कि प्लूरल है, तो ये तो सही है। पार्ट ए में गर्ल्स यहाँ पे गर्ल होता अगर तो यहाँ पे पार्ट ए में एरर होता है, लेकिन द नंबर ऑफ के बाद गर्ल्स दिया है जो कि प्लूरल नाउन है, तो ये तो पार्ट में सही है। तो द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द कॉलेजेस आर इंक्रीजिंग डे बाई डे, आपको पार्ट बी में एरर है दोस्तों। अभी कॉन्सेप्ट आपको बताया कि द नंबर ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है, लेकिन उसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर प्रयोग होता है। तो यहाँ पे आर नहीं होगा बल्कि ईज हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ईज। आपके पार्ट बी में एरर है, आंसर हो जाएगा पार्ट बी। इसी तरह से दोस्तों आज के सेशन का क्वेश्चन लास्ट और क्वेश्चन नंबर 13, टोटल क्वेश्चन नंबर 13 और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 है द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स आर गुड। दोस्तों ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, लेकिन फिर भी रिपीट हो जा रहा है तो इसको बता दे रहा हूँ। द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स आर गुड। दोस्तों अगर किसी भी सेंटेंस में आपको प्रेपोजिशन देखने को मिलता है, यहाँ पे आप क्या है, आप प्रेपोजिशन है, तो यहाँ पे जो वर्ब लगता है ना दोस्तों, आप अगर प्रीपोजिशन लग जाता है उसके बाद एप्पल चाहे कुछ भी आता है तो उसको सब्जेक्ट नहीं मानेंगे बल्कि ऑब्जेक्ट ही मानेंगे, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद कभी सब्जेक्ट नहीं आ सकता, ऑब्जेक्ट ही आएगा। तो यहाँ पे एप्पल जो है ये ऑब्जेक्ट काम करेगा। तो यहाँ पे आप क्या है, प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन से पहले देखेंगे द क्वालिटी क्या है दोस्तों, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब का प्रयोग इसके अनुसार होगा द क्वालिटी। अगर एप्पल्स होता तो एप्पल्स के अनुसार आर तो गुड, आर तो सही था, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों ये है कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट ही होता है, तो वर्ब ऑब्जेक्ट के अनुसार नहीं बल्कि सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। तो यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, द क्वालिटी, तो द क्वालिटी के अनुसार वर्ब भी सिंगुलर होगा, क्योंकि द क्वालिटी सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। अगर यहाँ पे द क्वालिटीज होता यानी प्लूरल नाउन होता, प्लूरल सब्जेक्ट होता, तो वर्ब भी प्लूरल प्रयोग होता, लेकिन यहाँ पे द क्वालिटी है जो कि सिंगुलर है, तो यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे इज आर नहीं होगा बल्कि यहाँ पे हो जाएगा इज। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30 के पार्ट सी में एरर है, यहाँ पे आर नहीं होगा बल्कि ईज हो जाएगा। ये वाला दोस्तों कॉन्सेप्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर से लर्न कर लेना और अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। यहाँ से क्वेश्चन आया भी है, नेवी में भी आया, एयरफोर्स में भी आया है। आई होप दोस्तों आज आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आज का सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि ऐसे जो न्यू कंटेंट आपके लिए लाता रहूँगा जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से जितने भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाए, क्वेश्चन कराएं, अगर आप ये कॉन्सेप्ट लर्न कर लें तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों। आई होप कि आपको वीडियो और आज का सेशन ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो, अगर सेशन में नए हो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।